हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था पीएच वैल्यू को लेकर के, और पीएच वैल्यू पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ था, उसका आंसर सभी लोगों ने किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग इतनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो उसमें कुछ एक दो लोग की कंप्लेन ये आई, एक लोगों ने ऐसे इसमें कमेंट किया हुआ था कि उनको पीएच और पीओएच पर बेस्ड क्वेश्चंस बताने थे। ठीक है, तो हम इस पर आज डिस्कस करेंगे कि पीएच और पीओएच पे आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में हो या और भी जो आपके पास स्टडी मटेरियल्स हो, उनके माध्यम से आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को ढूंढिए और उसके आंसर्स खुद निकालने का प्रयास कीजिए। इसके बावजूद अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसको सेंड कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक, तो आज जो हमारा इसमें डिस्कशन करना है हमें, वो पीएच और पीओएच पर कैसे बेस्ड क्वेश्चंस हमको मिलेंगे और कैसे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक, तो वीडियो को आप सभी लोग सबसे पहले तो अंत तक देखा करें, ताकि जो इसमें क्वेश्चंस दिए जाएं वो आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, नहीं तो इसका कोई मतलब थोड़ी निकल जाता है कि अगर हमने एक टॉपिक बता दिया तुरंत आपको आ ही जाएगा। तो जब तक आप इसको अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो बातें कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो प्रयास आप लोग ये कीजिए कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखा करें। और वीडियो बहुत लंबी आपकी होती भी नहीं है, 20-22 मिनट की वीडियो रहती है, तो आई होप सभी लोग देख भी सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो प्रयास यही किया जाता है कि इजी वे उसका रहे। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं। जो भी इससे संबंधित समस्याएं रहेंगी उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस पीएच और पीओएच जो रिलेशन आपको बताया गया था। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये रिलेशन आया कैसे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम चर्चा आपसे करेंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। इससे पहले देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर जल के जो आयनिक गुणनफल होते हैं उनका मान था 10 की घात -14। कितना? 10 की घात -14 आयनिक गुणनफल की बात की गई थी। तो अगर इसे देखिए, ये है H+ और ये है OH- इज इक्वल टू ये आपका होता है 10 की घात -14। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे H आयन और OH आयन आपको वाटर मॉलिक्यूल से मिले हुए हैं। तो H आयन की सांद्रता और यहाँ OH आयन की सांद्रता दोनों इक्वल मानी जाती है। तो H आयन और OH आयन जो आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे, तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो 10 की घात -14 के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो देखिए जैसे लॉग लेते हैं आप तो क्या होगा, लॉग यहाँ पे बेस 10 की ही हम बात कर रहे हैं आपसे। ये H+ हो गया और ये OH- हो गया, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 10 टू द पावर -14। समझ में आ रही बात? देखिए जो लॉग यहाँ पे है, अब समझना है थोड़ा सा यहाँ पे, ये लॉग और ये है पूरा आपका ब्रैकेट यम। क्या है ये? यम। और ये क्या है? यन। तो लॉग m गुड़े यन, मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे, लॉग m गुड़े n। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब आप लगाते हैं तो होता है क्या, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ देखिए इस स्टेप में, इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। तो क्या होता है, n log m, n log m। ठीक, अब देखिए चूंकि आप जानते हैं कि log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, log 10 का जो मान होता है वह 1 होता है, तो इसका मान तो 1 हो गया। तो जब इसका मान 1 हो गया तो आपके पास यहाँ बचा क्या, log बेस 10 H+ log बेस 10 OH- इज इक्वल टू -14। ठीक, अब आप क्या करते हैं, एक स्टेप आपको इसमें और पहले बढ़ाना है, उसके बाद में समझाता हूँ। माइनस से आप दोनों साइड में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस लॉग बेस 10 H+, ये जो प्लस था मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ये देखिए
लॉग बेस 10 OH माइनस, यहाँ मैंने बड़ा कोष्टक इसलिए चूंकि कंसंट्रेशन को शो करता है, इज इक्वल टू ये आपका 14, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? अब देखिए पिछली वीडियो में आपने देखा था जो रिलेशन एक बताया गया था आपको, वो ये था कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस था ना ये। तो इसी तरह से हमने बताया था आपसे कि अगर वहां OH होगा तो ये बन जाएगा माइनस लॉग बेस 10 OH आयन, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इस संबंध में अगर क्या करते हैं, जहां माइनस लॉग बेस 10 H प्लस है यहां पे आप pH रखेंगे, ठीक है ना, और जहां पे माइनस लॉग बेस 10 OH नेगेटिव है वहां पे आप POH रख देंगे। तो रिलेशन क्या बनेगा, pH प्लस POH इक्वल टू 14। समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या pH धन POH, देखिएगा यहाँ पे pH धन POH, ठीक, इज इक्वल टू 14। ये रिलेशन आपका था जो ऊपर बताया गया है ना। समझ में आ रही बात? देख रहे हैं ना आप? तो इसको देख लीजिए एक बार, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कहीं कुछ डाउट्स होगा तो बताइएगा। चलिए ये तो आपने नोट कर लिया, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले कि इस पर आधे प्रश्न कैसे हल करेंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए एक विलेन के हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण दिया गया आपको, मान लीजिए यहाँ पे 4 × 10⁻⁶ यम है, ठीक, यहां देख रहे हैं आप, यम है। अब कहता है विलेन का pH मान और प्रकृति बताइए। ऐसे क्वेश्चन मिल गए आपको, ठीक है ना। तो देखिए इसमें करना क्या, पहली चीज तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, हाइड्रोक्सिल आयन दिया गया। जब हाइड्रोक्सिल आयन दिया तो ये श्योर हो जाइए कि इसकी प्रकृति कैसी आएगी, क्षारीय आएगी, है ना। कैसी आएगी, क्षारीय आएगी। अब देखिए जिससे हाइड्रोक्सिल आयन का दिया गया, और यहाँ पे जो log 4 की वैल्यू है वो भी इस पेपर में दे दिया गया। मान लीजिए log 4 की वैल्यू आपको यहाँ पे जो दी जाएगी वो 0.6020 होगा, 0.6020 होगा। अब देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण आपसे बता रहा है कितना, 4 × 10⁻⁶ यम। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन चूंकि OH निगेटिव दिया है, तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप काउंट क्या करेंगे, POH होगा, ठीक है। तो माइनस लॉग बेस 10 OH निगेटिव, यहाँ भाई H था तो H रखते थे, OH है तो OH निगेटिव रखेंगे। अब आप देखिए माइनस, अब जो OH की सांद्रता दी गई है उसको आप रख दीजिए, पहले उसे आप रख दीजिए। जब रखते हैं देखिए कितना है, 4 × 10⁻⁶, ठीक है ना। देखिए log m × n, log m ये 4 और n पूरा ये 10⁻⁶ -6 वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, log ऐसा रहेगा यम मतलब 4 प्लस log n 10⁻⁶, ठीक। समझ पा रहे, मेथड समझिए बस। log 4 की वैल्यू आपको दी गई है 0.6020 और ये हो जाएगा log m की पावर n, तो n के स्थान -6 है तो -6 log बेस 10 आपको बताया गया इसका मान 1 होता है, हमेशा याद रखना आपको। तो जब इसका मान 1 हो गया माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए, 0.6020 ये प्लस हो गया 6। अब इसको आप घटा लीजिए, ठीक। घटाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। सी 6 लिखा है, यहाँ पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाते जाइए। अब इसके बाद आपके पास है कितना, 0.6020, तो देखिए यहाँ 0 यहाँ पे 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा ये,
10 से 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 से 0 गए 9, फिर यहाँ 9 से 6 गए 3 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिला आपको 5.3980। ठीक, अब गलती क्या करते हैं हम लोग, गलती हम आप ये करते हैं कि देखते हैं ये 5.3980, मैंने यहाँ पे क्या काउंट किया POH, अब पूछा क्या गया यहाँ पे PH, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पूछा है PH और निकाले क्या है हम POS। तो क्या करते हैं जैसे ऑप्शन में देखा हाँ 5.3980 आया कहीं तो उसी को टिक कर देते हैं, तो ये गलती हो जाती है हमसे ना, यही गलती हमें नहीं करनी है। तो अभी जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो आपने बताया था ना PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये तो था। तो अब आप क्या करते हैं PH इसका मान रख दीजिए 5.3980 इज इक्वल टू 14, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 5.3980, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 यहाँ से 10 से जाएगा तो 2 और फिर आपका हो जाएगा 9 से आएंगे 0, 9 से 3 गया 6 और यहाँ 13 से 8, कैलकुलेशन देख लीजिएगा 8 पॉइंट समथिंग आ गया। तो जो 8 पॉइंट समथिंग आपको मिले हैं ये अब बताइए इसकी वैल्यू जो है वो 7 से क्या है ज्यादा आ रही है। जब वैल्यू 7 से ज्यादा आती है तो आप क्या बताते हैं नेचर, इसका क्षारीय बताते हैं ना, क्या बोलते हैं क्षारीय। तो ये बेसिक है, अगर ये 7 आ जाता तो आप कहते हैं न्यूट्रल होता, अगर 7 से कम आ जाता तो आप इसको एसिडिक बोलते। क्योंकि पिछली वीडियो में आपने जो आंसर किए हुए थे उसमें सभी ने बताया था एसिडिक है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखें, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक्स में हो, जो भी आपने अपने पास पुराने पेपर्स रखे हों उसको देखिए, उसमें भी क्वेश्चन 1-2 मिल जाएंगे आपको, तो आप उसको इसी बेस पर सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आप बताइए, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए क्वेश्चन का, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब एक किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था, वो ये था कि उनको शायद कॉन्जुगेट एसिड और बेस में कुछ प्रॉब्लम थी ना, शायद पिछली वीडियो में बताया भी गया है आपको, जो स्टार्टिंग टाइम में भेजे गए थे। तो बाय द वे अगर इस कॉन्जुगेट एसिड और बेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं आज। कॉन्जुगेट एसिड और बेस यानी कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। ठीक, मैंने आपको एक सेंटेंस समझाया था वीडियो के समय में भी, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट का अर्थ क्या होता है, जैसे कि उसके जो भी नेचर हैं, ठीक है, जिससे अगर हम बात करें तो संयुग्मी का अर्थ जो उसके साथ चले, जैसे प्लस के साथ अब कहीं अगर रहता है उसका अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही संयुग्मी अम्ल संयुग्मी अम्ल जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, क्षार से मिलेगा। ध्यान रखना पहले, संयुग्मी अम्ल जो हमें प्राप्त होगा वो किससे, क्षार से प्राप्त होगा। ठीक, और संयुग्मी क्षार बताइए किससे प्राप्त होगा, आप तो सब लोग आंसर कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, संयुग्मी अम्ल जो है वो किससे प्राप्त होगा, क्षार से। किससे, क्षार से। और संयुग्मी क्षार बताओ किससे प्राप्त होगा ना, आंसर मिल रहा सबको, किससे, सबका आंसर आया होगा शायद अम्ल से। ठीक, अब बात आती है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की पहचान कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, जैसे कोई रिएक्शन आपको दिया गया, जब उस रिएक्शन में क्या हो जाए कि एक प्रोटॉन की वृद्धि हो जाए, एक प्रोटॉन की वृद्धि हो जाए, जैसे देखिए H2O और H2O, मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिया ताकि सबको समझ में आ जाए। अब ये क्या करता है, एक प्रोटॉन यहां से त्याग कर देता है, देखिए H3O पॉजिटिव बन गया, तो इसने भाई त्याग किया, इसने ग्रहण किया, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो त्याग किया था उसके पास तो ये बचा, ध्यान दीजिए, इसने एक प्रोटॉन त्याग किया, परिभाषा ध्यान रखिए की ब्राउन-स्टेट-लॉरी की, क्या कहता था कि अगर ये प्रोटॉन त्याग करता है तो ये अम्ल, ये क्या है, अम्ल है। अब इस अम्ल के द्वारा अगर एक प्रोटॉन वहां पर बढ़ गए, जो भी सब्सटेंस आपको जिसमें एक प्रोटॉन की वृद्धि होगी, जब एक प्रोटॉन वृद्धि हो गई तो उसको हम बोलेंगे, उसको क्या, संयुग्मी क्षार। क्या बोलेंगे, संयुग्मी, सॉरी, हाँ, इसमें देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन का त्याग किया, तो ये हमारा अम्ल था, ठीक है। तो जब ये अम्ल था तो इससे एक प्रोटॉन निकल गया, जब एक प्रोटॉन निकल गया यहां से तो जो बचा है भाग इसका वो हो गया संयुग्मी क्षार। क्या हो गया,
संयुग्मी क्षार। अब अगला क्या होगा, ये संयुग्मी अम्ल। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही, ध्यान से बताइए बोले। यहां देखिए मैंने क्या कहा, जैसे इसमें से एक प्रोटॉन निकला, एक प्रोटॉन यहां से निकला, तो जब प्रोटॉन जो त्याग करता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। क्लियर है। तो भाई हमने क्या कहा कि संयुग्मी क्षार का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, अम्ल से तो करते हैं। ये अम्ल ही तो है, ये अम्ल है, ये क्षार था आपका, क्योंकि भाई ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। तो अगर ऐसे नेचर आपको इसमें दिख रहे हैं, है ना, अगर ऐसे नेचर आपको इसमें दिख रहे हैं, तो क्या होगा, जो प्रोटॉन का त्याग कर रहा है वो अम्ल कहलाता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है, ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार। और ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार ही आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस पर, फिर आपको साथ क्लियर हो जाए। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप बताइएगा। देखिए NH3 H पॉजिटिव है यहाँ पे। अब ये क्या करता है, ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, ध्यान दीजिए पहले। इसका बेस, ये तो भाई जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो बेस कहलाता है, अर्थात क्षार कहलाता है। तो ये जब प्रोटॉन यहाँ पे ग्रहण कर रहा है तो ये क्षार हुआ। तो जो ग्रहण कर रहा है, अब इसमें एक प्रोटॉन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, तो ये क्या बन गया हमारा, संयुग्मी अम्ल बन गया। आपने कहा था ना अभी कि भाई संयुग्मी अम्ल का निर्माण किससे हो रहा है, क्षार से हो रहा है। संयुग्मी अम्ल का निर्माण किससे होगा, क्षार से होगा। बातें क्लियर हो रही है ना सबको। चलिए अब देखिए, ऐसे ही हमने ले लिया CH3COOH, ठीक, CH3COOH, जिसको आप एस्टिक एसिड बोलते हैं, इसका आयुर्वेदिक नाम होता है एथेनोइकम। आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो CH3COOH था, अब मैंने इसका क्या कर दिया, आयनाइजेशन करवा दिया। तो CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव। देखिए इससे एक प्रोटॉन निकल गया, इसने जब प्रोटॉन निकाल दिया तो ये अम्ल। अब इस वाले में क्या हुआ, एक प्रोटॉन कम हो गया, जब कम हो गया तो ये संयुग्मी क्षार। तो मतलब अब आपको यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए कि संयुग्मी क्षार वो होता है जिसमें दिए गए अम्ल की तुलना में एक प्रोटॉन कम होता है, और संयुग्मी क्षार वो होते हैं जिसमें दिए गए अम्ल की तुलना में एक प्रोटॉन कम होता है, और संयुग्मी अम्ल जो आपका होगा वो दिए गए क्षार से एक प्रोटॉन ज्यादा रखता है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। तो देखिए ये चीजें तो आपको बता दी गई संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को लेकर के, साथ साथ पीएच और पीओएच पर जो आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। जो भी कुछ डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आप बार बार कहता हूँ आपसे, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं रखना है आपको। आप बेहिचक अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा अगला होगा, हमने साल्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था आपको। साल्ट के जो वो क्लासिफिकेशंस थे वो भी मैंने बता दिए थे, लेकिन उनका जो टाइप्स था मैंने बताया था आपको। अब उनको अलग अलग एक बार मैं फिर से सबको एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा। तो आइए देखिए, आज की चर्चा हम जो आपसे करने वाले हैं वो साल्ट को लेकर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए साल्ट को आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसका डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। लवण, साल्ट, ठीक है। तो देखिए साल्ट में क्या है आपका, साल्ट पहले सबसे पहले आप जानते रहिए कि अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण द्वारा, अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को आप क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। समझ रहे हैं, क्या कहा आपने, अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को ही आप क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को भी क्या कहते हैं, लवण। अम्ल और क्षार की परस्परिक क्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है। ठीक, जैसे देख लीजिए एग्जांपल, NH3 है, HCl है, इनको एक साथ आपने मिलाया तो NH4Cl, तो ये क्या मिल गया आपको, लवण मिल गया। ये क्या था, अम्ल था, ये क्या था, क्षार था। क्षार और अम्ल मिला के क्या हो गए, लवण बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी क्रिया आपको दिखानी है यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए लवण का जो क्लासिफिकेशन है उसकी मैं चर्चा आपसे कर लेता हूँ।
लवण का जो क्लासिफिकेशन है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, देखिए क्या बोल रहा है ये। इससे सबसे पहला होता है आपका सामान्य लवण, जिसको सरल लवण भी बोलते हैं। दूसरा है आपका अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तीसरा है क्षारीय लवण। चौथा आपका है द्विक लवण। पांचवा है आपका मिश्रित लवण, ठीक है। और लास्ट आपका जो है वो है जटिल लवण। क्या बताया मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। फर्स्ट सामान्य को आप नॉर्मल साल्ट या कॉमन साल्ट बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट। सेकंड आपका अम्लीय, जिसको आप एसिडिक साल्ट बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। थर्ड है आपका क्षारीय लवण, जिसको आप बेसिक साल्ट बोलते हैं, बेसिक साल्ट। फोर्थ है आपका द्विक लवण, जिसको आप डबल साल्ट बोलते हैं, डबल साल्ट। नेक्स्ट है आपका मिश्रित, जिसको आप मिक्स्ड साल्ट बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट। लास्ट है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो ये है आपके साल्ट की क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। इस सारे जो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ बताए गए हैं, इनका मैं जो डिस्कशन होगा वो अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। अगर कुछ समस्याएं होती हैं तो आप बताया कीजिए। साथ साथ अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक्स हों, ठीक है, जो भी आपने स्टडी मटेरियल्स रखे हों, उसके माध्यम से जो भी टॉपिक्स आपको बताई जाती हैं उससे संबंधित प्रश्न ढूंढा करिए और उसको आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो। वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें, साथ साथ लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।